नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। सबको इंतजार था कि कब आखिर विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर जनता की आवाज को उठाएंगी। जो चुनाव आयोग लगातार जो उसने फरमान जारी किया है, उसके बाद एक जिस तरह से वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और बिहार की जनता में जमीन पर जिस तरह का उबाल और गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, उसको आज विपक्षी पार्टियों का सड़क पर उतरकर समर्थन मिला है। जी हां, आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां और दूसरी पार्टियां और दल जो हैं, उन्होंने साथ मिलकर आज बिहार की जनता के बीच में उतरकर, सड़क पर उतरकर बंद का आह्वान करके उन्हें ये बता दिया कि चुनाव आयोग जो अपनी मनमानी करने जा रहा है, उसे वो मनमानी हम किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र सबकी बात की गई। ये कहा गया कि हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली मॉडल जो है, और खासतौर पे महाराष्ट्र मॉडल की बात की गई, वो जनता को पता चल गया। तो इसलिए अब चुनाव आयोग बिहार मॉडल के साथ उतरा है ताकि जनादेश की लूट जो है वो एक बार फिर से की जा सके। तेजस्वी यादव ने जहां चुनाव आयोग को मोदी आयोग बताया और कहा ये तो बीजेपी का आयोग बन गया है, तो वहीं राहुल गांधी ने चेतावनी दी और एक तरह से धमकी भरे अंदाज में राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी और आरएसएस का पिट्ठू नहीं, बल्कि आप जनता के लिए ये बनाया गया है और आपको उसके लिए काम करना चाहिए। कानून आप सबको सबक सिखाएगा, ये कहना था राहुल गांधी का। और आज आप ये देखिए कि सड़कों पर जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी जब उतरी, तो एक तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा। यूं तो बहुत गर्मी और उमस थी, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि जनता में इतना गुस्सा था, जनता इतनी परेशान है कि उनके लिए जो सबसे इजी प्रोसेस होना चाहिए था वोट करने का, उसे ही सबसे मुश्किल बना दिया गया है। और वोट करना तो छोड़िए, अब उनकी नागरिकता तक पर सवाल उठा दिया गया है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी राहुल गांधी ने क्या कुछ आज कहा है, सुनिए आप जरा। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप जो अपनी मर्जी जितनी चलानी आपको चला लीजिए, लेकिन कानून आपको नहीं छोड़ेगा। और हाथ में वो संविधान की ये प्रति लेना कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि ये बताना बेहद जरूरी है कि ये देश अभी भी संविधान से ही चल रहा है। आप खुलेआम यूं संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए आप उनको जरा। भाजपा की ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जमीनी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जमीनी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर लोकतंत्र संविधान की चलेगी, ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब मोदी आयोग बन गया है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग अब नया मॉडल लेकर आया है और वो है बिहार मॉडल, और वो महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह ही बिहार के चुनाव को भी हड़पना चाहता है। और आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह से जमीन से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि हड़बड़ी में जिस तरह का ये फरमान जारी किया गया है, उसके नतीजे जमीन पर किस तरह से बुरे साबित हो रहे हैं। ये लगातार प्रेशर जो है बीएलओस पर दिया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट्स कराएं और उनको जल्द से जल्द वेबसाइट पर उसको अपलोड करें,
क्योंकि कल 10 तारीख जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 राजनीतिक दलों, कई संस्थाओं और इंडिविजुअल्स ने याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर कल सुनवाई होनी है। और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है इसको लेकर, क्या वो इस पर पूरे तरीके से रोक लगाता है, क्या इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, इससे ही आगे सब कुछ तय होने जा रहा है। क्योंकि आखिरी रास्ते दो ही होते हैं, या तो आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं या आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाकर आप सरकारों को झुकाते हैं, या फिर कानून के जरिए आप मजबूर करते हैं कि आप इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं और इस तरह के जो फरमान जारी किए गए हैं उनको वापस लें। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था जनता की अदालत में, और कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को सुना जाएगा। और कल ये तय होगा कि बिहार की जनता के लिए आने वाले दिन किस तरह के होने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किस तरह की हड़बड़ी में है, वो किस तरह का प्रेशर बना रहा है, किस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, वो जमीन पर साफ तौर पर दिख रहा है। बीएलओस भी पूरे तरीके से परेशान है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आनन फानन में जो उनको ये कहा गया है वो इस काम को कैसे करें। 11 जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं उनमें से एक जो देने की बात कही है वो भी ज्यादातर बिहार के लोगों के पास नहीं है। बिहार क्या, अगर आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो ज्यादातर लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। एक तस्वीर है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, टीम से कहूंगी वो अगर वो तस्वीर आप स्क्रीन पर दिखा सके। तस्वीर आप देखिए, इस बुजुर्ग व्यक्ति को आप ये देखिए, ये कैसे लुंगी पहने हुए है और सर पे उसने गमछा बांधे हुए है और अपनी भैंसों को लेकर वो सड़क पर उतर गए। ये उनके विरोध दर्ज कराने का उनका तरीका था और ऐसे करके उन्होंने सड़क को रोका है। ये तस्वीर पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसको अनूठा अंदाज बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि बिहार की जनता जो है वो कितनी अवेयर है। इस बुजुर्ग को ही कि इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने 2 भैंसों के साथ सड़क पर उतर गया बंद को कामयाब करने के लिए, और ऐसा करके इन्होंने सड़क को बंद कर दिया। तो आप ये सोचिए, हर गली, नुक्कड़, गांव, चौराहे, हर जगह पर जो चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया है उसको लेकर बिहार की जनता कितनी अवेयर है और वो अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। आज की जो खास बात थी वो ये थी कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी तादाद में आम जनता ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। 7 अलग अलग जगहों पर ट्रेन रोकी गई हैं, जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, वो अलग अलग जगहों पर बंद किए गए हैं और उसको बेहद कामयाब आज के बंद को कहा जा रहा है, आज के चक्का जाम को कहा जा रहा है। इसका कितना असर होगा, कल का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है, और आज जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी उतरी है, जो गर्दा उन्होंने उड़ाया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए। ये जो हल्ला बोल किया है, क्या चुनाव आयोग इससे झुकेगा, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 साथियों को आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, जो बिहार से आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहते कर्नाटका में है, बैंगलोर में है, और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ जी। मेरे साथ धनंजय जी जुड़ गए हैं, वो रहते मुंबई में हैं लेकिन हैं बिहार से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जाना माना चेहरा हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और तीसरे साथी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन जी जुड़ गए हैं, जो कि हरियाणा में रहते हैं लेकिन लगातार चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और तमाम गतिविधियों पर न सिर्फ मुखरता से बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं और तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते रहे हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत में धनंजय जी आपसे करना चाहूंगी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो सड़कों पर आज विपक्ष उतरा है उससे चुनाव आयोग के माथे पर पसीना आया है, कुछ असर आप इसका होता देखेंगे? मैं कहूंगा कि ये सिर्फ विपक्ष नहीं उतरा है, बिहार के वो तमाम लोग उतरे हैं जिनके वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ये प्रचारित किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि 7.7 करोड़ 90 लाख फॉर्म छपवाए गए हैं, जिनमें से 7 करोड़ से ज्यादा एमुनेशन फॉर्म जो है बांट दिए गए हैं। कहा जा रहा है 4 लाख के करीब फॉर्म आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग वाले। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा?
उनको ऐसा क्यों कहना पड़ रहा? वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये जो आप जनसमूह देख रहे हैं, इसको मैं भीड़ नहीं बोलता हूँ, जनसमूह बोलता हूँ। और ये जनसमूह में जो उत्साह है, नेताओं के चेहरे पर जो उत्साह है, उससे लग रहा है कि बिहार में जो ये चुनाव आयोग ने, जिसको मोदी आयोग कह रहे हैं तेजस्वी, उसके खिलाफ जो है एक जयघोष है। उसके खिलाफ जो है वो बड़ा फेमस था 1975 में, जब इमरजेंसी के खिलाफ वहां से स्वर गूंजा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसका दोहराव दिख रहा है। और देखिए, इतना बड़ा आयोजन था, लेकिन कहीं से मारपीट की उस तरह की खबरें नहीं आई, नहीं तो गुंडागर्दी की खबरें बहुत आती। जब कोई बंद होता है, कोई आंदोलन होता है, तो गुंडा तत्व भी उसमें शामिल होते हैं और तमाम चीजें होती हैं। ये भी होता है कि पुलिस डंडे चलाती है, बहुत लोग घायल होते हैं, किसी का सर फटता है, किसी का कुछ फटता है, तमाम होता है। जैसे बिहार की एक घटना बताता हूँ। बीजेपी ने पटना में आंदोलन किया था, जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, नीतीश कुमार सरकार में थे और आरजेडी साथ थे उनके, तो कई सांसदों के भी सरवर फट गए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई घटना नहीं है, ये भी एक संकेत है। और संकेत ये है कि जो सरकार है, जिसको नीतीश सरकार कहते हैं, नीतीश सरकार शायद चुनाव आयोग के बर्ताव से, नरेंद्र मोदी जी के बर्ताव से सहमत नहीं है। और जो ये भी संकेत है कि जो चुनाव आयोग कराना चाहता, परीक्षा ले रहा है, बिहार के नागरिकों की परीक्षा ले रहा है कि तुम नागरिक हो या नहीं हो, बताओ। उन्होंने एक शब्द बोला है, ज्ञानेश्वर कुमार ने, शुद्धिकरण, शुद्ध कर रहे हैं मतदाता सूची को। वो ब्राह्मण है क्या देश के? ब्राह्मणों के पास ये अधिकार कहा जाता है कि वो शुद्ध करते हैं, जल को अभिमंत्रित करके छींटते हैं और उससे कोई भी पवित्र चीज जो है या सामान्य चीज जो है पवित्र हो जाती है। तो क्या वो ब्राह्मण है? संविधान तो कहता है कोई ब्राह्मण नहीं, सब बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। कोई छुआछूत को, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया संविधान। हर किसी को बराबर वोट देने का अधिकार हो, चाहे ज्ञानेश्वर कुमार जैसा विद्वान व्यक्ति हो, चाहे मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति। सबके पास ये अधिकार है कि वो बराबर वोट दे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मूर्ख आदमी वोट नहीं देगा, खाली ज्ञानी वोट देगा। ज्ञानी मतलब जो उनके जैसे पहुंचे हुए ब्राह्मण, जिनको लगता है कि उनके पिताजी का देश है। लेकिन ये देश तो सबके पिताजी का है। आप क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी ये कहा जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई खाली फॉर्म ले लो, खाली साइन करा लो उस पर मतदाता से और भर लो सही तरीके से, अपलोड कर दो, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं तो फिर फॉर्म क्यों भरवा रहा है? और डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों नहीं? तुमने तो 11 डॉक्यूमेंट बताया था। किससे डर लग रहा है? ये जो सामने खड़े हैं नेता और जो जनसमूह है, उससे डर लग रहा है? या लग रहा है कि कल जो है गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे डर लग रहा है? या डर इस बात से लग रहा है कि भाई हम गटर में गिर चुके हैं, हम भले न स्वीकारें कि हम गटर में गिरे, लेकिन गटर में गिरे हुए हैं। ये बिहार बीजेपी को भी पता है, दिल्ली के बीजेपी को भी पता है। बिहार में उनकी सरकार लौटने वाली है, नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं आने वाली है। नरेंद्र मोदी उतनी स्थिति में है कि वो बिहार में जो है अपनी सरकार बनवा ले, न बिहार के नेता है, क्योंकि बिहार के नेता तो कोई है ही नहीं। 2015 में अक्सर लगातार याद करा रहा हूँ कि 2015 याद कीजिए, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी पूरे उरोज पे थे। मोदी है तो मुमकिन है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा था। लेकिन बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, नीतीश लालू की जीत हुई थी। वो भी प्रमाण है कि बीजेपी का वहां कुछ चलता नहीं। और ये जो अभियान छेड़ा है, उसका भांडा फूट गया है। लोग गांव गांव में सुन रहा हूं कि लोग खिलाफ है, लोग कह रहे हैं ये क्या तमाशा चल रहा है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, हम क्यों अपना सर्टिफिकेट दे और फलाना दे। ढेर सारे लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप नहीं है बिहार में, तो आप जहां हैं वहीं अपने वोटर लिस्ट में नाम कराइए, यहाँ मत आइए। अरे तो फिर आपने ऑनलाइन का क्यों किया है? अभी मैं सुन रहा हूँ कि ऑनलाइन भी आप जो है इम्यूनरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन कौन भरेगा? मैं भी भर दे सकता हूँ उसमें। तो ये क्या है? सब गडमड है। और गडमड इसलिए है कि चुनाव आयोग अपनी जगह पे नहीं, चुनाव आयोग अपनी जगह से हिला हुआ है। और चुनाव आयोग की जो भूमिका है कि संविधान ने जो उसे अधिकार दिया या कर्तव्य दिया, संविधान ने चुनाव आयोग को अधिकार कम दिए हैं, कर्तव्य ज्यादा दिए हैं। कर्तव्य ये है कि देश का हर नागरिक जो वोट देने का अधिकारी है, उसको उसमें शामिल किया जाए और सब वोट दे। एक और मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने तथ्य के तौर पर। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तो 7 करोड़ 6 लाख वोटर ने पंजीकरण कराया था। मतलब 7 करोड़ 6 लाख वोटर थे उस समय, और उसमें से 58% लोगों ने वोट किया था। 58% लोगों ने ही वोट किया था 2020 के चुनाव में।
मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो 42% लोगों ने वोट नहीं दिया, उसके लिए क्या अभियान चलाया? क्या अभियान चलाया? ये पूछा कि भैया आपने वोट क्यों नहीं दिया? आपका तो नाम है, वोट देने का अधिकार मिला है, इतना गौरवशाली अधिकार मिला है, आप सरकार चुन सकते हो। नरेंद्र मोदी अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, उनको आप सत्ता से हटा सकते हो, इतनी ताकत आपके पास है, लेकिन आप ताकत क्यों छोड़ रहे हैं? ये क्यों नहीं चुनाव आयोग पूछता है? चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर की तरह क्यों काम करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और बिहार के लोग ये सवाल पूछ बिल्कुल। रहे हैं, और ये जो बंद हुआ है, उस सवाल को जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। नहीं तो वो जो नारा गूंजा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पूरे देश में गूंजेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ये बिहार से हुई है, लेकिन एक एक करके तमाम स्टेट्स का नंबर आने वाला है अगर चुनाव आयोग को यहाँ पर नहीं रोका गया। ये बहुत ही अजीब लगता है ये कहते में, और कि चुनाव आयोग के खिलाफ जब आप कोई बात कह रहे होते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल का पिट्ठू बनकर काम करने लगे तो ये सवाल जनता और विपक्ष उठाएगा ही, और पत्रकार भी उठाएंगे। और ये देखिए पहली बार ही शायद देखने के लिए मिल रहा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सोचिए ये लोकतंत्र के लिए कितनी कितनी शर्म की बात है कि चुनाव आयोग जो कि एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसके विरोध के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे हैं। इतना ज्यादा अविश्वास कभी भी चुनाव आयोग को लेकर जनता के मन में पैदा नहीं हुआ जितना इन 11 सालों में पैदा हुआ है, और लगातार चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए आप चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वो लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि 50% तक जो है आप एनरोलमेंट कर लीजिए, आप फॉर्म्स का, क्योंकि कल सुनवाई होनी है, कोर्ट में पेश होना है, हाजिरी देनी होगी चुनाव आयोग को, तो वहां पर उनको अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ तो उनके हाथ में होना चाहिए। इसीलिए बीएलओस पर ये प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है। और जिसका जिक्र अभी धनंजय जी ने किया, आरजेडी ने वो जो ऑडियो है उसको उन्होंने पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, ये कहते हुए कि देखिए डीएम क्या कह रहे हैं। डीएम कह रहे हैं पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्म आप ले लीजिए। ये किस तरह का मजाक है? ये क्या मजाक करने की कोशिश की जा रही है? जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे हथिया लिया जाए, क्योंकि बिहार में कोई और चीज काम नहीं करेगी। सिद्धार्थ जी, कितना आप खतरनाक इसको मानते हैं, और आज जो ये जनता सड़कों पर उतरी है कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? फिर रविंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। के ऊपर दबाव लाया जा रहा आवाज जी। आ रही है? हाँ, जिस तरह से आप, हाँ खतरनाक तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि बीएलओ के ऊपर दबाव लाया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नाम लिखवा लो ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम दिखा सकें, तो बिहार में ना एक कहावत है, धनंजय जी उस चीज को समझेंगे, हड़बड़ का बियाह कनपट्टी में सिंदूर कहते हैं। मतलब आप हड़बड़ी में शादी कीजिएगा तो सिंदूर गलत जगह लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की स्थिति हो गई है। खैर, गंभीरता से गंभीर बात यह है कि आज ऐतिहासिक दृष्टि से काफी एक दुखद दिन है, क्योंकि 2500 साल पहले दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र देने वाले बिहार को आज अपना लोकतंत्र खुद बचाने की कवायद करनी पड़ रही है। दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र 2500 साल पहले वैशाली में बने थे। आज उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर बिहार को सड़क पे आना पड़ रहा है तो दुखद दिन है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोक का तंत्र। यहाँ चुनाव आयोग ने क्या कर दिया है कि लोक को कंट्रोल करने का तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लोक से बड़ा तंत्र हो जाएगा तब तो वो लोकतंत्र नहीं रहेगा, तब तो वो ठोक तंत्र हो जाएगा, क्योंकि तंत्र जो है लोक को ठोकते रहेगा। तो इस तरह की जो कवायद कर रहा है, तो आज सबसे बड़ी बात, एक खुशी की बात यह है कि आज बिहार बंद ने यह दिखा दिया कि वो शांतिपूर्ण भी था और जनता द्वारा स्वीकारा गया भी दिख रहा है, क्योंकि जनता की भागीदारी खूब दिख रही है। जैसे आपने बताया, कोई बुजुर्ग हैं वो अपनी भैंस लेके सड़क पे आ गए, इसका मतलब उनके अगल बगल में तो न तो कोई राहुल गांधी है, न तो तेजस्वी यादव है, कोई नेता तो है नहीं, वहां कोई भीड़ भी नहीं है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को, अपनी नागरिकता को अपने भैंसों के साथ सड़क पे लाके दिखा रहे हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे किसी लाठी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नेता नहीं चाहिए, मैं और मेरी भैंसें ये पर्याप्त है दिखाने के लिए कि मैं भारत का नागरिक हूं। ये बहुत अच्छी बात है और ये खुशी की बात है, क्योंकि नेतागण तो कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां पर हलचल हो जाती है, बुशरा जी, लोग जमा हो जाते हैं, मीडिया आ जाती है। पर दूर दराज गांवों में जहां नेता नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां भी ये बंद अगर सफल हो रहा है तो इसका मतलब ही है
कि जनता की भागीदारी ज्यादा हो रही है, और जनता की भागीदारी जहां जैसे ही होगी, स्वाभाविक है वहां पर पुलिस और प्रशासन भी इस तरह का लाठीचार्ज या किसी तरह का क्या कहते हैं दबिश करने की कोशिश कम करेगा। इसीलिए भी ये शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से धनंजय जी ने थोड़ा सा हिंट दिया था, एक और इंगित किया था, देखिए इस देश में जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा उनको भाजपा से है। जो क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ में भी है ना, उनको भी भाजपा से बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रीय दल शिवसेना के साथ भाजपा साथ हुई थी और उसके बाद उसी क्षेत्रीय दल को निगल गई थी। और दूसरी तरफ भाजपा को अब यह एहसास हो गया है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि इस देश की 140 करोड़ जनता में 115 करोड़ जनता भाजपा को वोट नहीं देती है। मतलब 140 करोड़ इस देश के लोग हैं, उसमें से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और लोकसभा चुनाव हो या कोई विधानसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा वोट शेयर जो पड़ता है वो हमेशा क्षेत्रीय दलों को पड़ता है। भाजपा या कांग्रेस को तो कभी ना कभी वो नंबर 2 पर आती है, कभी नंबर 3 पर आती है, लेकिन नंबर 1 पर हमेशा 40% से ज्यादा वोट शेयर 1984 से अभी तक 11 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 40-45 साल का ये क्या कहते हैं अवधि है, इसमें 3 नई पीढ़ियों ने वोट डाला है। ये डेटा मैंने खोज लिया है, कोई भी इस चीज को इंटरनेट पे आप सर्च करके देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। 1984 से लेके अभी तक भारत में जो भी चुनाव हुए हों, आप उस चुनाव को देख लीजिए, उसमें क्षेत्रीय दलों को हमेशा 40% से अधिक वोट शेयर मिलता है, और भाजपा हो या कांग्रेस हो वो नंबर 2 या नंबर 3 पे रहती है। तो बीजेपी को पता है कि क्षेत्रीय दल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो क्षेत्रीय दल उसका दोस्त हो, उसका साथी हो या उसका विरोधी हो। भाजपा के लिए नीतीश कुमार का जदयू भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना तेजस्वी यादव की आरजेडी है। वो दोनों को निगलना चाहती है, और उसको पता है कि विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो मुद्दे राष्ट्रीय नहीं होते, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। और हमें पता है क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि क्षेत्रीय दल विकेंद्रीकरण का ज्यादा प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय दल केंद्रीकरण का प्रतीक होते हैं, तो विकेंद्रीकरण का प्रतीक होने के चलते, क्षेत्रीय विषय होने के चलते विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों को वोट ज्यादा मिलता है। और ये जो वोट पड़ता है ये निचले तबके के लोगों का पड़ता है, समाज में जो निचले तबके के लोग हैं उनका पड़ता है, दलितों का पड़ता है, आदिवासियों का पड़ता है, ईबीसी जिसको कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं उनका पड़ता है। और भाजपा को क्योंकि पता है कि उसका वोट शेयर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो हमेशा कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को नागरिकता के बहाने या किसी भी बहाने से अगर उनको वोट करने के अधिकार से उनको वंचित कर दो, तो कम से कम ऊपर का जो तबका है उसके वोट से हम जीत जाएं। तो मेरे ख्याल से इस कोशिश को, भाजपा की इस कोशिश को, चुनाव आयोग की इस कोशिश को बिहार की जनता ने आज जिस तरह के आप विजुअल्स दिखा रहे हैं उससे तो दिख रहा है कि जनता ने नकार दिया है। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग और भाजपा का हेडक्वार्टर, भाजपा का जो दफ्तर है, दोनों के आज पसीने खूब छूट रहे होंगे। जी बिल्कुल, और वो साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह के एक के बाद एक कंफ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं, जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि कैसे सिर्फ 25-30 दिन में आप करोड़ों मतदाता जो हैं उनके वोट देने का अधिकार, उनकी नागरिकता का आप फैसला कर रहे हैं। सवाल यह है कि अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। वो शुद्धिकरण कर रहे हैं, जैसा धनंजय जी कह रहे थे, कल ट्वीट करके बताया गया था ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, और उनसे ये पूछा जाए कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बिहार का पिछला चुनाव हो, या इसके अलावा जो चुनाव है, तो क्या ये अशुद्ध वोटर लिस्ट थी जिससे ये सारे चुनाव किए जा रहे थे, और अब अचानक से उन्हें शुद्धिकरण का ख्याल आया। आप भाषा को देखिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था कहने को ही सही वो करती हुई नजर आ रही है। रविंद्र जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम पैमानों पर चुनाव आयोग जो है वो जिस तरह की हड़बड़ी दिखा रहा है, वो साफ तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कल वो टिक नहीं पाएगा? नमस्कार बुशरा जी, और भाई धनंजय और सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार, तमाम दर्शक साथियों को भी। देखिए बुशरा जी, हम लोग क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आप चर्चा कर रही हैं, कल का सुप्रीम कोर्ट का केस वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और इस देश में नागरिक कौन होगा और मतदाता कौन होगा उसको नए सिरे से परिभाषित करेगा। हिंदुस्तान का जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी तो 8 जनवरी 1949 1949 हमारा संविधान 8-10 महीने के बाद आया है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ।
10 महीने पहले भारत के संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा ने जनवरी 8 को नागरिकता पर नहीं, जनवरी 8 को बात करी कि इलेक्टोरल रोल्स बनाया जाए, जनवरी 8 1949 को। और अगस्त में जाके भारत सरकार ने बात करी नागरिकता पर। देखिए, दो बात, सबसे पहले बात करी इलेक्टोरल रोल्स पर जनवरी के महीने में, और अगस्त के महीने में जाके उन्होंने बात करी नागरिकता पर। यानी कि जो संविधान सभा थी उसने भी मतदान के अधिकार को, इलेक्टोरल रोल्स बनाया जाए, उस पर नागरिकता के अख्तियार, नागरिकता देने से 8 महीने पहले बहस करी और उसको क्लियर कर दिया। उसका जो रिजोल्यूशन था वो पास किया जनवरी की। जनवरी 25 यानी कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, उससे एक दिन पहले और इस डिबेट के ठीक 1 साल के बाद भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्रिएट किया गया। और मार्च के महीने में 26 जनवरी 1950 के 2 महीने के बाद मार्च के महीने में सुकुमार सेन की नियुक्ति की गई। यानी कि जो 3 घटनाएं मैंने बताई, इनमें सबसे पहले क्या किया गया, संविधान सभा ने सबसे पहले मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल्स बनाने की जिम्मेदारी थी। अपने आप को ये कहा संविधान सभा ने कि पहला जो काम है वो है इलेक्टोरल रोल्स बनाना, ताकि जैसे ही संविधान सभा की बैठक खत्म हो उसके बाद हम लोग तुरंत चुनाव करवाएं, पहला काम। और ये उसके बाद 10 और 11 अगस्त को जब बहस चली, धनंजय भाई, 10 और 11 अगस्त को जब नागरिकता पर बहस हुई, 2 दिन लगातार बहस हुई, सवेरे से शाम तक बहस हुई, करीब 2 दर्जन लोगों ने उस बहस में हिस्सा लिया और उन 2 दर्जन लोगों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि नागरिकता जो है वो चुनाव आयोग देगा। अब जब हमारे फोर फादर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान की संरचना की, जिस डिबेट का जवाब दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने जब चुनाव आयोग को ये अधिकार देने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी, तो आज ज्ञानेश गुप्ता जी ये अधिकार कहां से लेके आए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैसे संविधान का न केवल उल्लंघन हो रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसके ऊपर अपनी गलतियों को, अपनी जो गलतियां की जा रही हैं उनको डिफेंड करने की भी एक बेशर्म कोशिश इलेक्शन कमीशन जो है वो करता हुआ दिख रहा है। अब जब हमारे फोर फादर्स को इस बात का एहसास था कि पहले हम लोगों को इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं और उसके बाद सिटीजनशिप पर बात करनी है, उसके बाद चुनाव आयोग का गठन होगा, तो आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन कैसे ये अधिकार लेके आ गया कि वो नागरिकता का फैसला करेगा। और अगर नागरिकता का फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया होता तो क्या भीमराव अंबेडकर को इसकी बात की समझ नहीं थी? क्या उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि 2 दर्जन लोग जो इस मसले पर बहस कर रहे हैं वो चुनाव आयोग को ही सब ताकतवर बना देते, किसी को और डिबेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन सारे काम कर लेता। लेकिन इलेक्शन कमीशन को केवल चुनाव करने के लिए और केवल वोट बनाने तक सीमित रखा गया। किसी व्यक्ति को डिसएनफ्रेंचाइज करने का अख्तियार भी चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है जब तक कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में ना हो। जब इतनी जिम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिबेट किया तो आज चुनाव आयोग अपने पुराने जो फोर फादर्स थे उनके द्वारा किए गए फैसलों को बदलने की कोशिश कर रहा है, केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा है। अब आज की बातें, अगर ये धनंजय भाई बैठे हैं और सिद्धार्थ भाई, इनको मेरे से कहीं ज्यादा पता है, आज अगर बिहार के सब लोग, सब मतदाता, अगर उन सब मतदाताओं को ये कह दिया जाए कि भाई आप सब लोग बिहार चले जाओ और अपना जो वोट है उसको दुरुस्त करा लो क्योंकि वोट डालना है, तो धनंजय भाई, क्या हिंदुस्तान के पास इतना सामर्थ्य है, हमारी रेलगाड़ियां, बसें, हमारी हवाई जहाज कि 2-2.5 करोड़ लोगों को 1 महीने में हम लोग वापस बिहार पहुंचा दें? ये संभव है क्या प्रैक्टिकली? क्या इतने लोगों को जो आज देश के अलग अलग कोनों में हैं, विदेशों में भी हैं, वो लोग कैसे आएंगे वापस? कोई कितनी दूर बैठा है, कोई कितनी दूर बैठा है, गांव देहात में बैठे हैं, अगर वो सब छोड़ छाड़ के भी चले जाएं,
मैं कहता हूँ ये इतना जबरदस्त ये कानून बना दिया है और इसको सब लोग चाहते हैं अपने वोट को बचाना, तो वो आएंगे कैसे? क्या हमारी रेलें 2.5-3 करोड़ लोगों को लेके आने में सक्षम है? क्या इतने लोग एक महीने के अंतराल, एक महीने के सीमित समय में वापस आ सकते हैं? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो लोग आ ही नहीं सकते हैं, उन लोगों का आने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बावजूद जब इस तरह का मूर्खतापूर्ण आदेश दिया गया है तो ये केवल एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए है। और जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि ये वोटबंदी है और वोटबंदी का वही हश्र होगा जो नोटबंदी का हुआ, और ये केवल यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट है बिहार में। इसके बाद ये पूरे हर जगह पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बुचरा जी, ये हम लोग जो बैठे ना, हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि महाराष्ट्र में इन्होंने गलत किया, तो ज्ञानेश गुप्ता तो राजीव कुमार से और आगे हैं। उन्होंने सोचा कि भैया वोट पड़ने से पहले ही इनका सेटलमेंट कर दो ताकि वोट के बाद कोई शोर शराबा ना मचाए कि 5 बजे के बाद इतने वोट बढ़ गए और एक एक बिल्डिंग में 8-8, 10-10 हजार वोट निकले हैं, इससे पहले ही सब सारे वोट काट दो। और वोट काटना किसका है इस बात का तो गांव-गांव में सबको पता होता कि कौन किसका वोटर, वो कोई बड़ी चीज है नहीं, सबको पता। तो ये पूरी जो काया कवायद है ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक तो है ही है, और सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि एक राजनीतिक दल उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल ठीक बात कही भाई धनंजय और सिद्धार्थ जी ने कि ये कोई राजनेता लोग नहीं है जो सड़क पर उतर गए, ये एक आम आदमी है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास तो है कि बाकी सब चीजें तो ठीक है जो होंगी, लेकिन कम से कम वोट तो बचे हमारा। अरे हम वोट डालें ना डालें, किसको डालें, ये तो हमारा अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। और उसी अधिकार को बचाने के लिए ये समझ लोगों को आ गई, उसी अख्तियार को बचाने के लिए ये सब तमाम लोग जो हैं ये सड़क पर उतरे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये जनमानस सड़क पर उतरा है उसका असर हम लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। और तमाम डॉक्यूमेंटेशन कल जब बहस होगी तो उसमें ये बातें सामने आ जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन का जो आधार था, जैसे पहले भी हम लोग देखते रहे हैं, वक्फ बोर्ड में भी सरकार पीछे हट गई, ऐसे ही सरकार इस मामले में पीछे हट जाएगी। और इलेक्शन कमीशन के पास अपने जो तर्क हैं उनको सब्सटेंटिएट करने के लिए कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस उनके पास होने की संभावना बड़ी कम है। जी बुशरा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और हमने देखा है कि वो बार बार डायलॉग है जो झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो हमने देखा है चाहे किसान आंदोलन की हम बात करें, जब वो काले कानून आए थे तब भी सरकार झुकी थी, उसे वापस लेना पड़ा था, मोदी जी ने सामने आकर खुद कहा था। और अभी आप ये देखिए को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की ही बात कर ले, जो कहा गया था कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, वो भी वापस लेना पड़ा क्योंकि जनता के दबाव के आगे तो सरकारें झुकती हैं। और सरकार में इसलिए कह रही हूं कि लोग कह रहे होंगे इस बात तो चुनाव आयोग की है, लेकिन जाहिर सी बात है अब इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बार बार ये विपक्ष बात कह ही रहा है। विपक्ष ने तो ये कहा भी था कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बंद करके, बहुत शानदार बिल्डिंग है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां पर जाकर बैठ जाना चाहिए। वैसे भी वो चुनाव आयोग का वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गया और हम बिचौलियों से बात क्यों करें, हमें सीधे बीजेपी से बात कर लेनी चाहिए। ये हश्र हो गया है चुनाव आयोग का, जिसके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे आप सरकारों को झुकाते, गिराते और बनाते हैं। और यही लोकतंत्र में सबसे मजबूत आपके पास अधिकार होता है, इसी का ही खेल बना दिया गया है। ये साफ तौर पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। धनंजय जी, क्या शुरुआत ये बिहार से हुई है और असली खेल आपको लग रहा है होना तो बंगाल में है? बंगाल में क्या खेला होगा? बंगाल तो एक तरफा है। बंगाल में तो बीजेपी के कोई दाल है नहीं, है ना। बंगाल में तो कुछ होना नहीं। बंगाल इसलिए ममता बनर्जी बहुत ज्यादा परेशान नहीं है, उनको पता है कि क्या हो रहा है। और लेकिन बिहार भी असली खेल है। और बिहार में असली खेल इसलिए मानता हूं कि बिहार वो जगह है जहां गांधी पहली बार जब देश घूमने निकले, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद कि पहले देश घूम लो फिर नेतृत्व संभालना। और जब गांधी गए बिहार तो चंपारण पहुंचे। चंपारण में नील की खेती के किसान जो थे उनके आंदोलन को लीड किया। और उसके बाद कहा जाता है कि आम आदमी पहली बार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा। नहीं तो ये तो नेताओं का, राजा रजवाड़ों का आंदोलन हुआ करता था, पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन था।
गांधी जी ने उसको आम आदमी से जोड़ दिया था। तो चंपारण जो है, इसके पहले हमारे सिद्धार्थ भाई ने जिक्र किया, वैशाली का जिक्र किया, जिसको कहा जाता है कि वहाँ जनतंत्र की बुनियाद वहीं रखी गई थी। अब मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ कहाँ बुनियाद रखी गई थी, लेकिन ये कहा ही जाता है कि वैशाली लिच्छवी गणराज्य जो है वो गणराज्य था। अब इसके तस्दीक करने का काम तो मोदी जी करेंगे, मोदी जी करते रहते हैं सब। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो डिग्री लिए हुए, हमने तो डिग्री ली नहीं है, हम कॉमर्स वाले आदमी। तो बहरहाल मैं ये बताऊं कि जो बिहार है ना, बिहार गरीब प्रदेश है, लेकिन बिहार में ये लोगों को पता है कि मेरा अधिकार क्या है। वोट देना दे न दे उसकी मर्जी है। और एक और बात जानिए कि ये जो प्योर शब्द इस्तेमाल किया है ना उन्होंने, चुनाव आयोग के जो कमिश्नर है, ये प्योर क्या होता है, कौन है प्योर, कैसे तय करेंगे प्योर क्या होता है। इस देश में क्या प्योर मिल रहा है? जब नेता प्योर नहीं है, घी प्योर नहीं है, दूध प्योर नहीं है, तो मतदाता प्योर कैसे बनाएंगे? और जो बोला उन्होंने अभी हमारे शिवरान भाई साहब ने कि उसमें कितनी बहस हुई। सबसे पहला यही तय हुआ कि वोट देने का अधिकार क्या क्या करेंगे, क्योंकि नागरिकों का देश बनाना, ये आम आदमी का देश बनाना था। ज्ञानेश कुमार का देश नहीं बनाना था कि कलेक्टर साहब जो है देश चलाएंगे और मोदी जी देश चलाएंगे, चाय कहेगा कि चाय बनाने वाले हैं और चाय बनाने वाला ना हो ऐसा व्यक्ति देश चलाएगा, नहीं सोचा गया था। कहा गया था कि नागरिक चलाएंगे, इस देश के जो निवासी हैं वो चलाएंगे। और वही भारत माता है। भारत माता ये जो तस्वीर लेके घूमते हैं, भारत माता की तस्वीर, जैसे सरस्वती माता है, भारत माता है, भारत हुई बात, मंदिरों में प्रवेश नहीं देते हैं पिछड़ों को, दलितों को, तो वही करने जा रहे हैं। ये भारत माता है, मंदिर है भारतवर्ष, और इस मंदिर में उनका प्रवेश नहीं है जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं। इसलिए अखिलेश यादव जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धो देते हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश आज भी नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। तो ये वही कर रहे हैं। लेकिन 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 सवाल है, ये गुलामी से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अभी भी कावड़ ढोने वाले सबसे ज्यादा बहुजन है, लेकिन जिस दिन बहुजनों को ये समझ में आ गया कि आपका काम केवल कावड़ ढोना है, कथा आप नहीं पढ़ सकते, पूजा नहीं करा सकते, ब्राह्मण आप नहीं हो सकते पढ़ने के बाद भी, उस दिन जो बहुजन है ना उनकी चेतना जागे। और चेतना जागी है, इसीलिए बिहार में 35 साल से पिछड़ों का शासन है। इसको भी समझना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी की आज भी वहां जड़ नहीं है, फिर से दोहरा दूं, बीजेपी की जड़ नहीं है। और बीजेपी अगर जबरन रोपेगी भी तो वहां की मिट्टी आरएसएस वाली मिट्टी नहीं। जैसे है ना कि नारियल हर जगह नहीं होता है, नारियल जो है समुद्री इलाके में होता है, मैदानी इलाके में नारियल रोपिएगा तो होगा नहीं। वैसे ही वहां आरएसएस को रोपने जाइएगा, नहीं रोपाएगा, फलेगा नहीं। पौधा हो सकता है, पौधा बड़ा भी हो जाए, लेकिन कोई फल नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पिछले कितने लंबे साल का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी को दूर रखा है, 35 सालों से कांग्रेस पार्टी दूर है, बावजूद इसके आरएसएस को वहां जगह। तो ये जो आज का जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन बता रहा है कि बिहार और दूसरे प्रदेशों से अलग। बिहार को आप जो है अगर कम करके आंक रहे हो, आपको याद होगा डीएनए भी जांचा था, इन्होंने कहा था कि डीएनए में गड़बड़ी है, मोदी जी ने कहा था। और फिर जो है नीतीश कुमार ने ढेर सारे बाल भिजवा दिए थे, ये लो बाल और जो है डीएनए टेस्ट करो। अब डीएनए किसका गड़बड़ है या नहीं गड़बड़ है, मैं तो ये हूं नहीं, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन दिमाग गड़बड़ जरूर है कुछ लोगों का। उनको लगता है कि ये देश उनके बाप का है, लेकिन देश सबके बाप का है, उनके बाप का भी है और हमारे बाप का भी। हमको अगर सोच रहे हैं कि नहीं इनके बाप का नहीं, भगा देते हैं, तो भागने वाले हम लोग नहीं है। जी जी, बिल्कुल। और ये लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वही शेर कि किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ज़ाहिर-सी बात है ये नागरिकों का है, नागरिकों के ज़रिए बनाया गया है। और इसी ऐसे आप अधिकारों को उनको छीन कर या उनको सड़क पर एकदम आप लाके खड़ा कर दें और आप एकदम से आप ये कहने लगे कि हम तय करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं या फिर नहीं है, आप वोट कर सकते हैं या फिर नहीं, और ये हम तय करेंगे। तो एक तरह से जिस जनता ने आपको चुनकर इस गद्दी पर टेम्परेरीली बिठाया है, आप उसको परमानेंट समझकर आप उसी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राजा हैं और आप प्रजा हैं। हम आपको बताएंगे कि आप इस देश में रहेंगे या फिर नहीं, आप नागरिक हैं या फिर नहीं। यही करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। विपक्ष ने कहा ही था कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि
संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं। संघ का अभी जो बयान आया, शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया और अब जो चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है, वो सब कुछ सही साबित हो रहा है। क्या बिहार की जनता इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेगी? मान लीजिए सिद्धार्थ जी, अगर कल फेवर में नहीं आता है चुनाव बिहार की जनता के, तो फिर क्या? जी, देखिए, बिहार की जनता थोड़ी सी, ये मान सकते हैं कि बिहार की जनता में थोड़ी गरीबी बाकी देश के तुलना में शायद ज्यादा होगी। वहां पर पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में शिक्षा का स्तर भी कम होगा। लेकिन एक चीज, बिहार में आप कहीं भी जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, साधारण लोग जितनी राजनीति की खुल के चर्चा करते हैं उतना आपको इस देश में कहीं नहीं मिलेगा। खास करके हम तो शहरों में रहते हैं, शहर में लोग राजनीति के बारे में बात करने से कतराते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर कि आप ट्रेन में भी बैठे रहिएगा तो चार आदमी राजनीति की बात करते रहेगा। तो क्योंकि ये चुनाव बिहार में होने वाला है और डीबी लाइव के दर्शक बिहार में भी हैं, और जैसे धनंजय भाई ने और शिवरन जी ने कहा कि ये एक प्रयोग है, आने वाले समय में ये पूरे भारत में भी होगा, तो एक चीज सभी दर्शकों को स्पष्ट जानकारी हो जाए, उनको स्पष्ट ध्यान में आ जाना चाहिए कि नागरिकता कोई सरकार नहीं देती है। कोई भी सरकार की औकात नहीं है कि इस देश में किसी को वो नागरिकता दे। आदमी पैदा होते ही खुद नागरिक बन जाता है, कोई उसको सरकार नागरिकता देती नहीं है। नागरिक पैदा होते ही वो नागरिक हो जाता है। दूसरी बात ये कि भारत में चुनाव आयोग किसी का भी नाम वोटर रोल से काट नहीं सकता है। वोटर रोल से नाम दो ही कंडीशन में कटते हैं, या तो वोटर मर जाए, तो जब मर जाता है तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट होता है जो कि चुनाव आयोग के पास पहुंचता है और वो पुराना वोटर कार्ड काट देता है, या तो वोटर खुद जाके चुनाव आयोग के पास जाके कहे कि मेरा घर बदल गया है, कल तक मैं यहां पर था, परसों से मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूं, तो यहां मेरा वोटर कार्ड, मेरा वोट यहां से काट दीजिए, मैं वहां कर लूंगा। दोनों ही स्थिति में चुनाव आयोग अपने से किसी का वोट काट नहीं सकता जब तक व्यक्ति खुद नहीं कहे कि मैं अपना वोट कटवाना चाहता हूं आपके पास, या वो मर जाए। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग के पास ये अधिकार ही नहीं है, आपको इसको और साधारण रूप से समझा देता हूं। आप बस में चढ़ेंगे तो कंडक्टर आपको टिकट तो दे सकता है, लेकिन कंडक्टर आपको ये पूछ नहीं सकता कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या काम है। कंडक्टर का काम सिर्फ टिकट देना है। वो ये नहीं पूछ सकता कि आप कहां जा रहे हैं, कितने बजे वापस आएंगे, वहां जाना जरूरी है क्या, ये सब चीज कंडक्टर नहीं पूछ सकता। कंडक्टर केवल टिकट दे सकता है, पैसा लेगा, टिकट देगा। चुनाव आयोग का काम केवल और केवल इतना है, उसका काम, चुनाव आयोग का काम नागरिकता देना, किसी का प्रमाण पत्र देखना, वोटर रोल का शुद्धिकरण करना, पंडित जी बनना, अभिमंत्रित तो पानी छिड़कना, ये सब काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का एक ही काम है, चुनाव करवाना। उसका काम ये भी नहीं है कि आपकी नागरिकता देखी जाए। दिक्कत यह होगी कि चुनाव आयोग जब इस तरह से एक हवा क्रिएट करेगा, तो अगर कुछ नागरिक अपनी तरफ से कोई कागज चुनाव आयोग को दे देंगे और वो कागज अगर गलत होगा, तब चुनाव आयोग कह सकता है कि इस आदमी ने ये कागज नहीं दिया, इसका कागज पूरा नहीं है, इसीलिए हम इसका नाम काटते हैं। लेकिन अगर वोटर अपनी ओर से चुनाव आयोग के साथ, जिसे गांधी जी करते थे, सविनय अवज्ञा, कि भैया ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कंडक्टर हो, टिकट ले लो, पैसा ले लो, टिकट दे दो, मैं कहां जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, ये पूछने का अधिकार तुमको नहीं है। आप अगर चुनाव आयोग को वोटर कह दे कि आप ये सवाल, ये जो 11 कागज है आप मुझसे मांग नहीं सकते, वहीं पर बात खत्म हो जाती है। चुनाव आयोग वो नाम कटवा नहीं सकता। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को भी ये पता है कि उसका ये पूरा का पूरा जो ये प्रयोग है, ये जो क्या कहते हैं तुगलकी फरमान है, ये कहीं जा नहीं रहा है। न नौमन तेल हुई है, न राधा नची है वाली स्थिति आ रही है। इसीलिए वो बार बार अब कह रहे हैं नहीं कोई कागज की जरूरत नहीं है, ऐसे ही फोटो लेके भी आप कर लो। अरे भैया, अगर इतना, कल तक आपको 11 कागज की जरूरत थी, आज एक भी कागज की जरूरत नहीं है, तो आप शुद्ध करने चले हो, आपके हाथ में गंगा जल कल लेके चले थे, आज तो पानी भी नहीं है आपके हाथ में, बिना पानी के शुद्ध कैसे करोगे। और अगर ये बिहार में इतना वोटर रोल गंदा हो गया है, बिहार में इतने सारे अगर घुसपैठिए पहुंच गए हैं, बिहार में इतने गलत नागरिक वोट देने लगे हैं, तो 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में यही सब नागरिक वोट दिए थे, तब तो वो सब शुद्ध थे। मतलब 1 साल के अंदर कैसे हो गए भैया? 1 साल के अंदर पिछले साल जो चुने थे वो सब तो वोटर ठीक थे, 1 साल के अंदर ये सारे वोटर बुरे हो गए। तो मेरे ख्याल से ये, जैसे मैंने कहा, भाजपा को
2024 के लोकसभा चुनाव ध्यान में रखिए बुशरा जी, आपको याद है 2024 के चुनाव जी से पहले जिस तरह से एक हवा बनाया गया था, 4 तो पार आ रहा है, पूरा संविधान बदलने वाला है, वहां से जैसे ही ये 240 पे गिरे और बैसाखी पर सरकार बनाई, इनको खुद को एहसास हो गया इस देश में अब भाजपा लोकप्रिय नहीं है। उससे पहले माना जा सकता था कि भाजपा लोकप्रिय थी, लेकिन अब भाजपा लोकप्रिय नहीं है। अब लेकिन लोकप्रिय नहीं है, फिर भी अगर मुझे सत्ता बचाना है, मैं मैच ठीक से खेल नहीं सकता, मुझे खेलना आता नहीं है, फिर भी अगर मुझे मैच जीतना है तो एक ही तरीका बचता है कि मैं अंपायर को मैच फिक्सिंग में कर दूं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट हो या चुनाव हो, आप अंपायर का काम ही होता है, वो निष्पक्ष रहता ही नहीं है, वो निष्पक्ष दिखता भी है, दिखना भी जरूरी होता है। इसीलिए इंडिया कोई मैच खेलता है तो उसमें इंडिया का अंपायर नहीं होता, बाहर से अंपायर लाना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग क्योंकि भारत में संवैधानिक रूप से तो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है। उसमें जो उनका नियुक्ति होती है वो भी सत्ता दल करते हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो भी सरकार देती है, उनको जो गाड़ी मिलती है वो भी सरकार देती है, उनको जो घर मिलता है वो भी सरकार देती है। क्योंकि इन सब चीजों के लिए चुनाव आयोग भले संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, लेकिन सुविधाओं के लिए तो वो सरकार पर निर्भर है। तो सरकार उसकी बाय डिफॉल्ट क्योंकि आका है, इसीलिए वो उसके पक्ष में जाता है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, सड़क पर जब लोग उतरते हैं, अपनी भैंस गाय लेके दिखाते हैं कि नहीं भैया मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे कोई कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं 2 भैंस और एक अपनी लाठी लेके तुमको दिखा दूंगा कि मैं इस देश का नागरिक कैसे हूं, तब इनके सर पे जू रेंगेगी। और मेरे ख्याल से कल सुप्रीम कोर्ट में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को किस तरह से देखता है। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को समझ लेगा कि इतने जल्दी, मतलब आप क्या कहते हैं, एक साल पहले जो 7 करोड़ लोग बिहार के लोगों ने वोट दिया था, वो अगर अच्छे वोटर थे तो इतनी जल्दी 1 साल के अंदर गंगा जी इतनी मैली तो नहीं हो गई कि आपको गंगा जी साफ करना पड़े। इतनी मैली नहीं हुई है, अगर मैली हुई भी है तो आप 1 महीने के अंदर ये साफ नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी पता लग जाएगा। और इसीलिए धीरे धीरे ये चीज, जिस तरह से आपने कहा ना, किसान कानून लाया वापस ले लिया, नोटबंदी लाई वापस ले लिया, दिल्ली में और क्या कहते हैं गाड़ियों को बंद करवाया फिर खोल दिया, तो इसी तरह से एक यू टर्न लेने वाली बात होने वाली संभावना ज्यादा दिख रही है हमें। जी बिल्कुल। और ये करो या मरो जितना विपक्ष के लिए है बिहार, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि उनको ये पता है कि बिहार अगर उनके हाथ से गया तो एक बैसाखी गई तो केंद्र की सत्ता लड़खड़ा जाएगी। और पहले से ही उन्हें अपने ही घर में, यानी कि खुद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं। अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया है। संघ पहले से ही, ये जाहिर सी बात है, ये देख रहा है कि मोदी के बाद कौन, क्या सेकंड लीग का कोई लीडर जो है उनके मुकाबले में लाकर खड़ा किया जाए। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या चल रहा है, तो इस सब में ये भी देखना बेहद जरूरी है कि इसकी जड़ में ये तमाम चीजें भी हैं। इसीलिए साम दाम दंड भेद तो वो करके पहले ही जीत रहे थे, अब इसे और एक आगे का स्टेप जो है वो यहाँ पर लिया गया है। लेकिन रविंद्र जी, सवाल मेरा ये है, हरियाणा में भी तो जनादेश हड़पा था, महाराष्ट्र में भी जनादेश हड़प लिया था, फ्लोटिंग वोटर्स जो है वो एक बना दिए गए, जो जहां जहां चुनाव होगा वहां मोदी जी अपने पीछे उन वोटर्स को लेकर जाएंगे और चुनाव जो है हथिया लेंगे। तो बिहार में आखिर क्या मुश्किल आ रही थी जो ये करना पड़ रहा है? नहीं, वो नए चुनाव आयोग, नए मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए ना, तो उनको लगा कि अब नया तरीका अपनाया जाना चाहिए। चुनाव के बाद शोर शराबा होता है, सब पत्रकार सारे लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इतने वोट पड़े, इतने वोट घटे, इतनी देर में इतने वोट कैसे पड़ गए। तो उसका इलाज क्या है कि वोट ही मत डालने दो, वोट ही काट डालो। अब इफेक्टिवली अगर हम लोग इस पूरी कहानी को देखें तो आज की तारीख में अगर धनंजय भाई बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये अपना डिटेल्स नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को तो इनका तो वोट खत्म हो गया ना। इनको वोट बनवाने के लिए कागज देने हैं, अगर नहीं दोगे तो आपका वोट कट गया। तो जितने लोग ये हैं, ये इन लोगों का 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितने भी लोगों की संख्या है, उनका वोट कट चुका है। अब उनको अपना वोट वापस एनरोल कराने के लिए कागज देने पड़े। अगर नहीं दोगे तो आपका वोट तो फिर तो नहीं रहेगा ना, फिर तो कट ही जाएगा, क्योंकि वोट आपको ऑलरेडी कट गया है। तो इसलिए ये जो पूरी कवायद है ये की गई है कि पहले ही सारे वोट काट दो
और ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रख ही लिया है कि भाई जिसका वोट चाहेंगे उसका वोट बना देंगे और जिसका वोट चाहेंगे उसका नहीं बनाएंगे। बीएलओ तक की नियुक्तियां अब तक की जा रही है। बीएलओ जो है उनकी नियुक्तियां भी चुनाव आयोग अभी भी कर रहा है, और अभी हम लोग 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट देख रहे थे कि प्रोसेस चल रहा है, बीएलओ की नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा है। वोट आपने किस आधार पर काट लिए, अब उन लोगों को कवायद करनी पड़ेगी अपने वोट वापस बनाने के लिए। अब देखिए देश में आज भी सब 75 बरस हो गए, अगर पहला चुनाव 52 से लेकर हम लोग आज बात करें इतने चुनाव हो गए, तो भी हमारी वोटिंग परसेंट मुश्किल 60-65% तक। अब आप देखिए लोग तो हिंदुस्तान में भी वोट के प्रति उतने ज्यादा जागरूक तो अब भी नहीं है। जिसका वोट है, कितने लोग ऐसे हैं वो लोग भी वोट डालने नहीं जाते। तो जिन लोगों को वोट डालने और अपने उस जिम्मेदारी का इतना ज्यादा एहसास नहीं है, सबका वोट होने के बाद भी लोग वोट नहीं डालने जाते। तो आप बताइए, अपना काम धंधा छोड़ के एक गरीब मजदूर आदमी जो सवेरे से शाम मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो वोट ठीक कराने के लिए क्या वापस गांव जाएगा? ये तो संभावना नहीं है ना इस बात की। तो यही सोच के ये काम किया गया है कि जो लोग वापस ना जाएं। और ये गरीब मजदूर तबका जो है, ये अधिकतर इसमें जो है वो उन्हीं जातियों के वोट हैं जो विपक्ष के वोटर होते हैं, और ये उसी की वजह से उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है कि इन लोगों का वोट काट दिया जाए। और इनका वोट जब, क्योंकि ये लोग कागजात नहीं दे पाएंगे, लौटेंगे वापस नहीं, उस स्थिति में इनका वोट कट जाएगा, और कटने से वहां पर जो लोग हैं वो लोग वोट डालेंगे और बीजेपी को जीतने में आसानी होगी। इस तरह का विचार जाहिर है इस पूरी कवायद के पीछे, पूरी जो ये कोशिश की गई है इसके पीछे ऐसा रहा होगा। लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं और विपक्ष ने काफी मजबूती के साथ इसका विरोध किया है, और कल कानूनी मामला भी हम लोग देखने को मिलेगा। कानून में क्या इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर क्या बयान देता है, उनकी तरफ से क्या कानूनी बातें कही जाती हैं, ये तमाम बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। और ये मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये कोई सामान्य बात नहीं है बुशरा जी। इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि नहीं है? आज भी मुझे याद है जब बाल ठाकरे का वोट काटा गया था, बाल ठाकरे को वोट नहीं डालने का अधिकार, उनका वोट डालने का अधिकार छीन लिया था, डिसएनफ्रेंचाइज जब उनको किया गया था, तो वो कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, और वो बहुत बड़ी खबर थी कि किसी व्यक्ति का वोट काट दिया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान में आप बताइए किसका वोट काटा गया? वोट काटना किसी भी व्यक्ति का एक बहुत बड़ी बात है, और ये बात सही है कि किनका वोट काटा जाता है। केवल एक जो लोग हैं, जिन लोगों को अधिकार नहीं है वोट डालने का, वो होता है जो जेल में। उसके अलावा जो हमारे अलग अलग हाई कमीशंस में, हमारी एम्बेसीज में, लोग विदेशों में बैठे हैं, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। वो लोग भी बैलेट के रास्ते अपना वोट कास्ट करते हैं। फौजी भाई, सब लोग जो अलग अलग नौकरियां करते हैं, सबको अधिकार दिया गया है। केवल जेल में बंद जो लोग हैं, सजा याफ्ता हैं या विचाराधीन कैदी हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता है। या फिर जो कंडीशंस है कि कोई दिमागी तौर पर अगर दुरुस्त नहीं है, उसको वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। उसके अलावा तो वोट किसी का काटा ही नहीं जा सकता है। अगर एक वोटर है जो पिछली बार वोटर था, तो जाहिर है वो अगली बार भी वोटर होगा। और ये कहीं किसी भी जगह पर ऐसा लिखा नहीं गया है कि बार बार उससे कागजात मांगे जाएंगे। एक वोटर ने अगर इस बार वोट डाला है, तो उसको वोट डालने, उसका वोट काटने के लिए क्या कारण है, ये तो ओनस इलेक्शन कमीशन पर है ना। चुनाव आयोग को ये स्पष्टता करनी पड़ेगी सामने वाले व्यक्ति को कि भाई आपका वोट इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि आपने 1, 2, 3 इन 3 कानूनों का उल्लंघन कर दिया, इस वजह से आपका वोट काट दिया गया। तो ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग, एक बात बताइए, वोट के अलावा हमारे पास और क्या? वोट जो है, मैं आखिरी बात बोल दूं, वोट ऐसी सैक्रोसेंट चीज है बुशरा जी कि हम लोगों के पास सब कुछ है। हिंदुस्तान में आप रह सकते हो, सारी जिंदगी भारत में रह सकते हो, यहाँ पर कारोबार करो, भारत की सरकार को टैक्स दो, यहाँ पर आओ जाओ, लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। वोट डालने का अधिकार केवल नागरिक को ही मिलेगा। तो जब इतना सैक्रोसेंट ही अधिकार हमारा बनाया गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना पायस है, इतना पवित्र ये अधिकार है, तो इस अधिकार को आप ऐसे ही छीन लेंगे क्या? बचेगा क्या हमारे पास? इसके अलावा है क्या? एक हिंदुस्तानी के पास एक वोट के अलावा, अच्छा वोट हो गया, अगर मेरा वोट काट दिया तो मैं लोकशाही का हिस्सा ही नहीं बचा। सही बात। मेरा लोकतंत्र में अख्तियार क्या रह गया? मेरा वोट कट गया, अब बताओ, अब मैं क्या करूं? मैं तो चुनाव भी लड़ नहीं सकता।
जिस इंसान का वोट नहीं है वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, और अगर मेरा वोट है तो मैं राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता हूं। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी का वोट काट दिया है, उसके सारे अधिकार छीन लिए और मौलिक अधिकार छीन लिया। देखिए मौलिक अधिकार वो है बुशरा जी, जिसमें हिंदुस्तान के संविधान सभा में सबसे ज्यादा दिनों तक बहस हुई, और उस बहस के कंक्लूजन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भैया हम लोगों ने जो अधिकार दिए हैं, जो मौलिक अधिकार हिंदुस्तान के आवाम को दिए हैं, मुझे लगता है हमने बहुत कम दिए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमें लगता है हमने बहुत कम दिए हैं, हमें और देने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली हुकूमतें जो सरकार आएंगी वो अपने नागरिकों को और ज्यादा अधिकार देंगे, और यहाँ पर छीनने पे लगे हुए हैं, यहाँ पर जो अधिकार है उसको भी छीन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और बहुत सही बात आपने कही है कि वो अधिकार उनसे छीन रहे हैं, उनका मौलिक अधिकार है। सबसे दूसरा जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जी। आप ये जानिए कि ये वोट देने के अधिकार पे तो हम लोग बात कर रहे हैं, मालूम आपको बिहार में ये भी नहीं बनता है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है लंबे समय से। राशन कार्ड अगर बनाना है तो आपको आपकी माता का, जहां आपकी माता का राशन कार्ड मतलब मायके से आप लेके आइए, समझिए मेरा राशन कार्ड मुझे बनाना है। मेरी माँ का जहां था राशन कार्ड में नाम, अब वहां गए पता चला वहां तो था ही नहीं, कब का ब्याह करके आई, ब्याह करके आए हुए उसको हो गया 60-65 साल, कहाँ वहां रखा हुआ है। तो अब हमारा राशन कार्ड भी नहीं बन सकता। ये है सरकार, राशन कार्ड। अब हम तो चलिए हमको राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन ढेर सारे गरीब लोग हैं जिनका राशन कार्ड काट दिया गया, बेईमानी कर पैसे नहीं दिए मुखिया को, सरपंच को, इसलिए राशन कार्ड काट उसका बंद कर, फिर बनना नहीं है उसका। बहुत गड़बड़ियां हैं, सतह पे आइएगा तो क्या कहा जाए। बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं, और यही देखने वाली बात है और बेहद महत्वपूर्ण ये है। और हम ये देखें कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं, वो अपनी बिल्डिंगों से नीचे उतरकर लाइनों में लगकर वोट ना के बराबर ही देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके वोट काटने की पूरी प्लानिंग जो की जा रही है, ये वही लोग हैं सबसे ज़्यादा जो अपने वोट के अधिकार को समझते हैं, लाइनों में लगकर वो वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही उनके पास अधिकार है जिससे वो अपनी बातों को सरकार से मनवा सकते हैं और सरकारों को गिरा सकते हैं और बना सकते हैं। ये उनके पास अधिकार है। वही जो अधिकार है, वही जो ताकत है उनकी, वो ना सिर्फ वो छीनी जा रही है, बल्कि उनसे ये भी कहा जा रहा है कि हम ये तय करेंगे कि आप नागरिक भी हैं या पे नहीं। सोचिए कितना बड़ा खतरा ये बिहार की जो जनता है, जो गरीब है, SC, ST, OBC, दलित, महादलित और जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, उनके ऊपर मंडरा रहा है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, देखना ये होगा कि कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रविंद्र जी आपका, धनंजय जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।